वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि शुरू में हम बात कर रहे थे अच्छे मौसम के हवाले से, कल हम बात कर रहे थे गर्मी के हवाले से, लेकिन इस सारे में इतनी शिद्दत क्यों आ रही है, अचानक सब कुछ क्यों हो जाता है, अब इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में मौसम अब सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि खतरनाक हद तक गैर मुतवक्के होते जा रहा है। एक तरफ शदीद हीट वेव्स ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर रखा है, तो दूसरी जानिब मानसून की बारिशों के साथ सैलाब का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात और माहौलियाती तब्दीली के माहिरीन मुसलसल ये खबरदार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए अब मुस्तकबिल का नहीं बल्कि मौजूदा दौर का एक संगीन चैलेंज बन चुका है। आखिर ये खतरात इतने बढ़ क्यों गए हैं और किन इलाकों को सबसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता है और हमें इससे निपटने के लिए सबसे ज़रूरी काम अब कौन से करने हैं, इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करें। और इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ टीचर उस्मान मौजूद हैं। आप क्लाइमेट हैं और आपकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं। पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और आपकी बातों पे अमल भी किया जाता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम इंट्रो दे रहे हैं, पाकिस्तान में अगर इस वक्त हीट वेव्स की बात की जाए, मौसमियाती तब्दीलियों की बात की जाए, क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया शो के अंदर। तो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जिनके ऊपर मैंने अभी बात करनी है। आपने पूछा कि सबसे बड़ी वजह क्या है, तो सबसे बड़ी वजह तो दुनिया में कार्बन एमिशन है। वो पूरी दुनिया का एक ग्लोबल फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं। उसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहे हैं। तो अब हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स तो शायद हम कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हम जब इंटरनल अपने मुल्क की बात करें तो हमारे पास जो आबादी का जो एक बम है वो भी एक्सप्लोड हो चुका हुआ है, जो कि हर दिन फट रहा है एटम बम की तरह। और बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर आप ये सिटीज देख लें कि अनप्लैन्ड सिटीज हैं, फिर जो अर्बन पॉपुलेशन है इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, फिर रूरल एरियाज भी वो अर्बनाइज हो रहे हैं, तो हर तरफ कंक्रीट के जंगल हम बिछा रहे हैं। और साथ साथ जो हमारा जो ग्रीन कवर था, तो वो ना होने के बराबर दरख्त हम ऐसे काट रहे हैं जैसे कि सदका जारिया का काम होता है। और पानी हम इस तरह से जाया कर रहे होते हैं कि जैसे जमीन के नीचे नहरें, ना खत्म होने वाली नहरें बह रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स, और फिर कोई एजुकेट करने वाला नहीं, हमारे करिकुलम के अंदर ये चीजें शामिल नहीं है, माहौल। तो ये सारे फैक्टर्स जमा करते करते हम आज इस नैच के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं कि आगे भी खाई पीछे भी खाई। और हम एक भयानक किस्म के जो नतायज हमारे सामने आने वाले हैं। अभी तो 2026 है और अब जो बारिशें हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि 5 मिनट में पूरे पूरे एक महीने की बारिश बरस के हमसे निकल जाती है। तो ना जमीन के अंदर पानी जा रहा है और हर तरफ लोग अब चीखो पुकार कर रहे हैं। इवन कराची के अंदर तो सीवरेज का पानी लोग बाल्टियों में लेके जा रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, अब क्या करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब हम आपकी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, इस वक्त हमें सुनने वाले हर तरह के नाज़रीन हैं, हर कोई हमें देख रहा है, तो हमें समझाएं कि ये क्या क्या होता है, किस तरह से आप ये सारा कुछ करते हैं प्रोसेस, ताकि देखने वालों को भी जहाँ जहाँ पे समझ आ पानी सके। खत्म है हाँ, उसको किस जहाँ तरह जहाँ से आप खत्म है। वापस। अच्छा, अब दो चीजें। अब देखिए, हमारे पास एक ही रास्ता है अगर हमने शहरों में पानी की कमी को खत्म करना है, या फिर जो हमारे माउंटेन्स हैं या रूरल एरियाज हैं वहां पे। अब पानी की कमी जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, और 2040 में पूरी दुनिया चीख के कह रही है, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, कि आप लोग मर जाएंगे। 80% आपके पास पानी नहीं होगा एरियाज में। लेकिन उसके ऊपर हम अगेन उसके ऊपर कोई भी एजुकेशन नहीं मिल रही। अब जो पानी, अब देखें, हमने जो बोर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में बोर हुए हैं जो कि खुश्क पड़े हुए हैं, या 1 मिनट 2 मिनट उनमें से पानी आ रहा है। हमने उन्हीं को यूज करते हुए उसी को ही हम ब्लेसिंग समझें कि हमारे पास, हमने कई कई लाख रुपया लगा के वो बोर अब हमारे नाकाम पड़े हुए हैं। तो हम उनके थ्रू वापस जो छतों का पानी है तो वो अपने बोर्स को वापस देना शुरू करते हैं। अब मैं एक बात कहता होता हूँ कि कतरे कतरे से दरिया और फिर समंदर। हर बंदे को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखानी पड़ेगी इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि जो छत का पानी है, एक कनाल की छत पे एक साल में 6.5 लाख लीटर पानी गिरता है, सिर्फ पोठवार रीजन की मैं बात करूं, जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी जेहलम तक। तो वो पानी हमसे
सेकंड्स के अंदर निकल जाता है। वो जमीन के अंदर हमने वापस रहना है उसको। और ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ये 3,000 5,000 के अंदर एक प्लम्बर को बुला के 200 लीटर का एक छोटा सा ड्रम लेके उसमें हमने 2-3 चीजें डालनी होती हैं। बजरी हो गया, ये रेत हो गई, या जीरो की चिप्स हो गई, वो बोर के अंदर डाल दें और वही पानी आपको मिलेगा। और हम ये नियत करके डालें कि मेरे बोर से अगर नहीं भी आता, मैंने जो लाखों रुपया बोर के ऊपर लगा दिया है, तो 5,000 और लगा के तो किसी और के घर से वो पानी निकल आएगा। तो ये सवाब का सवाब है। और हर बंदा यही सोचेगा तो हर एक के घर के अंदर से पानी की कमी नहीं होगी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में उस्मान साहब कितना एक्सपेंस आता है? बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस भी देखते हैं और वो शायद ये समझते हैं कि इनमें लाखों रुपए के एक्सपेंस आता है। एक अगर 5 या 10 मरले या एक कनाल के घर में आप अगर ये सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसमें कितना एक्सपेंस आएगा और क्या कुछ तरीकाकार है? अच्छा, जो ये घर अब 5 मरले से बड़े होते जाएंगे तो पानी का वॉल्यूम भी ज्यादा होता जाएगा ना किसी एक छत का। तो अब जो 5 मरले से कम कम के घर हैं तो वो एक ड्रम के अंदर ये फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि 3 से 5,000 या मैक्सिमम 6,000 रुपया लगा लें। अब 5 से 10 मरले के लिए फिर वो एक ड्रम ना काफी होता है, तो उसके लिए छोटी टैंकी ले लें 1,000 लीटर की। 10 मरले से एक कनाल तक के लिए फिर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है पानी का, तो उसके लिए छोटा सा एक पिट बोर के आसपास खोदना पड़ता है। वो कोई बहुत ही कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने वुजू के पानी को भी अब अभी तक करोड़ों लीटर पानी वापस जमीन को दे चुके हैं वो फिल्टर करके। तो जो बड़े पिट्स बनते हैं 25 से 30 फुट गहरे, तो वो हम ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर के जहाँ पे बिल्कुल खुश्क या नाकाम बोर पड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द, ताकि जो अर्बन फ्लडिंग है वो भी कंट्रोल हो और जो पानी है वो जमीन में फिल्टर, एक तो हमारा फिल्टर जो इस पिट के अंदर बनता है और दूसरा जमीन का नेचुरल फिल्टर जो है वो करके, तो पानी साफ सुथरा वापस एक्वाफर के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमने उठना है और बारिश का एक कतरा बनना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अभी जो जिस तरह मैंने थोड़ा इब्तिदा में भी बात किया था कि एकदम से इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा इंटेंस वेदर हो जाता है, अब एकदम से फिर बारिशें भी होने लग जाती हैं। ये हमें तो ये समझ आती है कि सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है, लेकिन सर अब इससे निकलने के लिए क्या कुछ प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि आप तो ज़ाहिर है बाकी चीज़ों पर वर्किंग करते हैं, यकीनी तौर पर आपने इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत रिसर्च तो की होगी या आप जानते होंगे, समझते होंगे कि हम इससे किस तरह से निकल सकते हैं। देखिए, इससे निकलने के लिए ना पहली चीज है कि हमने ये अवेयरनेस, एजुकेशन माहौल की, हर बंदे, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को पता होना चाहिए कि ये जो माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज है ये हो रहा है और उसमें हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि मैं एज एन इंडिविजुअल पानी का एक एक जो बूंद है जमीन के अंदर, मैं उसका मुहफ़्फ़िज़ बनूं। ये जहाद अकबर समझो मैं उसको बचाना और किसी को जाया भी ना करने दूं। जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं जिनको हम बेदर्दी से काट रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम निकलें। जंगलात की जो आग है उसको रोकने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। कचरा वगैरह ना फेंकें, उससे भी मिलियंस ऑफ टन जो मीथेन है वो प्रोड्यूस होती है जब हम ये शापर्स के अंदर वो जमा करके गंद अपना घर का, बजाय वो बाहर फेंकने के, अपने घरों की छतों के ऊपर कुछ 40-50 लीटर का कंटेनर रखे तो कंपोस्ट बनाई जाए और उसी से आप ये एग्रीकल्चर, ये जो छोटी छोटी चीजें, सब्जियां वगैरह उगाएं। ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। हर इंडिविजुअल, हर घर के अंदर जो ख्वातीन है वो ये कर सकती हैं और ये करना इसलिए भी जरूरी है। ये वो स्टेप्स हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कि जो हम इंटरनल, मैंने एक पहले कहा आपको कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन जो माइक्रो क्लाइमेट है वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ये स्टेप्स लेके। हर बंदा 5 पौधे लगाए कि जी मैंने ये बचाना है, तो आप देखें कि एक साल के अंदर 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा पौधे हो सकते हैं हमारे, और ये हर साल ऐसे ग्रो कर सकते हैं। काश के हमारे हर मस्जिद के मेंबर से, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हर जगह पे ये बात की जाए, तो एटलीस्ट अगर आधी पॉपुलेशन ही इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। अच्छा, अभी सुपर एल नीनो आना है। ये सुपर बिल्कुल एल ऐसी नीनो है। अब मेरे 2 सवाल है। एक तो ये है कि उम्र ख्याल आप एकदम से बता सकते हैं कि जो आप जो बता रहे थे कि किस तरह से पानी फिल्टर करके उसको हम बोर के अंदर फेंक सकते हैं,
उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आपने पूरे का पूरा गाइड किया हुआ है या फिर आपको ही बुला के वो प्रोसेस किया जा सकता है? और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि इस तरह के इंटेंस वेदर होते हैं, बारिशें बहुत ही ज़्यादा बेहंगम हो रही हैं, तो वो फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो उसको भी कंट्रोल करने का कुछ सोच रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे ये आप कहते हैं कि मैं डोर टू डोर, तो मैं बड़ी कम्युनिटीज को एड्रेस करने जाता हूँ ना, जहाँ पे 150-200 लोग हों। और जी। यूट्यूब फीचर उस्मान, मेरा जो चैनल है, उसमें सारे 150 वीडियोस हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर A to Z, हम्म। ताकि किसी को किसी के पीछे भागना ना पड़े। वो वीडियोस देखें, खुद ही अमल करें, एक एक चीज सीखें। उसमें PCR, WR सारी जो रिसर्च है उसको कंक्लूड करके तो मैंने ये सारा प्रोसेस किया हुआ है। हम्म। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर, तो अब एग्रीकल्चर के ऊपर अब आप ये देखें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंथ मायदा था, उसको भी इंडिया अगर वायलेट कर रहा है, तो अब हमें और ज्यादा सीरियस और संजीदा होना पड़ेगा कि ये जो जितना भी जो पानी आता है, जो जो ओवर फ्लडिंग या जब मानसून या ऐसे ही होते हैं, जो रिवर्स के आसपास का एरिया, या 8-10 साल बाद जो ओल्ड रिवर बैंक है उसके पास जब ये चला जाता है पानी, तो इसके लिए हमें फिर जो छोटे छोटे वो मेथड्स वो भी मैंने दिखाए हुए हैं कि 6-6, 8-8 फुट की टनल्स बनी हूँ अगर एग्रीकल्चरल लैंड के पास, तो वो जो पानी फसलों को तबाह करता है, तो वो किसानों की फसलें भी बचेंगी और उससे फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बढ़ता जाएगा। ये काम अब हंगामी बुनियादों के ऊपर करने पड़ेंगे, एजुकेट करना पड़ेगा हमें फार्मर्स को भी। अदरवाइज तो अब आप ये देखें कि कल की 10 मिनट की भी बारिश, तो उसमें फ्लडिंग ही नजर आ रही थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मैं घूम रहा था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और अच्छा मुझे बताइएगा, पिछले सवाल के जवाब में आपने सुपर एल्मीनो का जिक्र किया था, अगर वो हुआ तो फिर कितना नुकसान होगा? सुपर एल्नीनो, अल्लाह ना करे, अल्लाह साथ, मैं तो ये कहता हूँ कि वो टाइम आ गया तो ऐसा ना हो कि जो हमारी मैयतें हैं तो उनको भी हमें तयम्मुम करवाना पड़े। हम इस मैच पे जा रहे हैं क्योंकि हम वो उन 5 कंट्रीज में जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, और सुपर एल्नीनो आने से हमारे जो मॉनसून है इसका डिस्टर्ब होने का खतरा है। और अगर मॉनसून डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमारे यहाँ कैत आ जाएगा, और अच्छा। वो कैत पानी का भी है और वो हमारी ज़राअत या एग्रीकल्चर का भी है। तो अब इंडिया जो पानी आगे स्टॉप करके अपने डैम्स और वो सारा उसको डाइवर्ट कर रहा है, तो हमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए। हमारे एक साल में जो बारिश का पानी है 10 तरबेला डैम्स के इक्वल होता है, जो कि हम समुंदर में फेंक देते हैं। और वो सारा हम रोक सकते हैं, और वो हमें इमरजेंसी हंगामी बुनियादों के ऊपर रोकना पड़ेगा। उसके लिए हर एक को उठना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट है, एक इंडिविजुअल है। तो अब ये इमरजेंसी कैफियत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नंबर 1 इश्यू इस वक्त अगर कोई है तो दैट इज वाटर सिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसी है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे बड़ा काबिल दीद आप काम कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे भी आगे पीछे भी लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म से सराहना भी चाहते हैं। और आप इसी तरह से काम करते रहिए और इस सोसाइटी में जो चेंज आप ला रहे हैं, अल्लाह करे कि वो एक दिन चेंज सारे के सारे पाकिस्तान में आ जाए। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।